बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान। एक बार फिर काफ़ी अरसे बाद आज हमारे साथ आए हैं वीडियो में। नाज़रीन, फैसल वावड़ा साहब तवील अरसे से खामोश थे, अचानक से सामने आए, आते ही उन्होंने जई तई कर दी बकौल मरीम नवाज साहिबा के, जो जियो और दुनिया ने इमरान खान की थी। आज उनके साथ अपने साथ ये हो गया। उन्होंने कौन सी वाली मरीम नवाज, ये बता दें। नहीं, हमारी सहाफ़ी नहीं, वज़ीर आला मरीम नवाज। अच्छा, उन्होंने कहा कि जय तय हो गई। उन्होंने अब नहीं कहा। उन्होंने जब वो इमरान खान साहब की कोई क्लास ली थी ना जियो और दुनिया ने, तो वो जो उनकी ऑडियो लीक हुई थी, देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट, हाँ, कैसी जई तई कर दी जियो और दुनिया ने। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो इस दफ़ा उन लोगों की अपनी जई तई हो गई है और हुई वावड़ा साहब के हाथों है। इंटरेस्टिंगली वावड़ा साहब ने जो कुछ नाम लिए, जो चीज़ें समझ आई, वो मैं आपको बताता हूँ। मसलन उन्होंने कहा कि एक वज़ीर आला के नीचे एक खातून जो डाके मार रही है वो नज़र नहीं आ रहा। इस पे कहने वाले कहते हैं कि उनका इशारा फ़रियाल तालपुर साहिबा की तरफ था। ये अखज़ किया गया उनकी बातों से। एक उन्होंने कहा जी, एक वज़ीर का बेटा जो है ना वो दुबई नहीं जा सकता। ये इल्ज़ाम लग रहा है इसहाक़ डार साहब के ऊपर। जो चीज़ें हम रिपोर्ट हो रही है और पढ़ रहे हैं कि जी ये उनका इशारा उस तरफ है। कुछ उनका इशारा कि जी एक वज़ीर आला जिसके पास पहले कुछ नहीं था, अब उसके घर देखें, उसके मामलात देखें, इस हवाले से उनका इशारा आ रहा है। आप कह लें कि सुहेल अफरीदी साहब की तरफ कुछ चीज़ें, बुगटी साहब की तरफ भी जा रही हैं, मुराद अली शाह साहब की तरफ भी उनकी कुछ चीज़ें गई हैं। उन्होंने गोया सारों को निशाने पे रखा और नून लीग को तो यहाँ तक कहा जी घोड़ा भी आपका, घास भी आपका, डंडा भी आपका, सब कुछ आपका, अकेले रेस में दौड़े फिर भी आप हार गए तो मैं क्या करूँ। अच्छा, इसके बाद फिर रद्द अमल आना शुरू हुआ। रद्द अमल ना नून लीग की तरफ से है ना पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनको तो साम सूंघ गया। राना साहब ने गोलमोल से एक बात की कि वो कैबिनेट में आना चाह रहे थे और उन्होंने कोई काम हुआ तो वो कहा था वो काम नहीं हुआ, जिसके ऊपर वो ज़रा इस किस्म की बातें कर रहे हैं। बहरहाल इस पर कोई जान नज़र नहीं आई। और फिर कुछ बाखबर मुसद्दिका ज़राए से कामरान शाहिद साहब ने ट्वीट किया, मुनीर फ़ारूक साहब ने कल भी लॉग किया। लुबे लबाब इन सब का ये था कि जी वो उनकी ज़ाती राय है, क्या सराई हो सकती है, इदारे का मामला नहीं है, इदारे की तो बड़ी अच्छी मामला चल रहे हैं, ये वो। तो ये आपको क्या लगता है कि मतलब वावड़ा साहब की वाकई ये ज़ाती राय है? वरना वो कौल फवाद चौधरी के जो उनके करीबी दोस्त हैं, वो कहते हैं वावड़ा साहब ने, उन्होंने ट्वीट किया फवाद चौधरी ने कि वावड़ा साहब इतनी दूर से इतनी महंगी टिकट करा के सिर्फ इनको लितर मारने के लिए आए हैं, तो ज़ाती राय देने तो नहीं इतनी दूर से आते ना, वहाँ से ट्वीट भी कर सकते थे। बहरहाल जी, ज़ुल्करनैन, जहाँ तक फैसल वाडा के बयानात का ताल्लुक़ है, ये चीज़ तो इस्टेब्लिश्ड है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बात करते हैं और इसमें किसी मज़ीद बहस की अब ज़रूरत इसलिए नहीं है कि उनकी तो पार्लियामेंट में जो एंट्री है वो भी इस्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत है। और इसका बड़ी मिसाल क्या होगी कि दो मुख्तलिफ़ बड़ी जमातों ने उनको सपोर्ट किया, हालांकि उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं एक दूसरे के हवाले से भी, बावजूद इसके कि वो इत्तेहादी हैं इस वक्त विफाक के अंदर। इसके बावजूद भी फैसल वाडा के ऊपर जो है पीपल्स पार्टी ने उन्हें वोट दिलवा के कराची से सेनेटर मुंतखब किया और दूसरी तरफ नून लीग के लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ एक तो कभी कोई बात नहीं करता इन दोनों सियासी जमातों में से, बल्कि फैसल वाडा ही नून लीग की क़यादत के ख़िलाफ़ बात करते हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि फैसल वाडा की जो है ज़ाती क्या हैसियत या औकात होगी कि वो कोई अपने ज़ाती ख़यालात रखते हों। दूसरी बात यह है कि जो टाइमिंग है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि 19 जून की जो तारीख़ है, जिस तारीख़ को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया की लाइमलाइट में आना था, चाहे जाली हैं, जैसे भी हैं, चोरी शुदा मैंडेट है, जैसा भी है वो एक वज़ीर आज़म, एक सियासतदान। ये चीज़ जो है शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं है। और चाहे आपने देखा होगा कि इस्टेब्लिशमेंट अपने भी लोगों को जो लेके आती है तो उनसे भी एक ख़ास फासला रखती है। वो कभी नहीं चाहती कि कोई सिविलियन की आदत जो है कौमी सतह पर या आलमी सतह पर वो उभरे या उसका कोई नाम हो जिससे इस्टेब्लिशमेंट का होल्ड या इस्टेब्लिशमेंट की लेजिटिमेसी जो है पाकिस्तान के अंदर कमज़ोर हो। अब मेरा एक सवाल है यहीं पे आपसे, इसी नुक्ते के ऊपर सवाल ये कि अब पिछले कुछ अर्से में हम देखें, जब से ये जंग बंदी की कोशिशें शुरू हुई हैं, पाकिस्तान सालिसी के तौर पे आया बीच में, थ्रू आउट दोनों अफ्रीकैन किसकी बात मानते रहे, किसके साथ बात करने का कहते रहे, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो ईरान हो। दौरे कौन करता रहा? ठीक है, मोहसिन नकवी साहब करते रहे, पाकिस्तानी उसमें से तो कोई नहीं गया, नून लीग से तो कोई भी नहीं जा सका। नहीं, वैसे ईरान के दौरे मोहसिन नकवी साहब से पहले
खुद जो है पाकिस्तान की तरफ से दीगर लोग भी तो वो करते एक रहे हुई हुए ना, उसके बाद जी तो हाँ। इस्लामाबाद टॉक्स हुई और वो फारिग हो गया लेकिन काम। जब कंक्लूजन के करीब मामला पहुंचा तो फिर मोहसिन नकवी को भेजा गया कि पैकिंग जो है वो फिर मतलब एस्टैब्लिशमेंट की हो, नहीं जो सर, भी गिफ्ट पैक हो रहा है उसकी पैकिंग एस्टैब्लिशमेंट की पैकिंग हो। उनकी है, या दोनों फ्री कैन जब भी कोई ट्वीट आता था ईरान से या अमेरिका से आए, वो नाम फील्ड मार्शल कहते कि उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कोशिश की, उन्होंने ये कोशिश की। जी। एक जेन्युइन सी बात है। अब किसका क्या मैंडेट है उस चीज़ से कतई नज़र, एक बंदे ने जो एफर्ट की हुई है और दोनों पार्टियां मान रही कि हाँ यार इसने एफर्ट की, इसने एफर्ट की, तो फिर वो कहेगा ना यार कि थोड़ी या दिल में तो आता ही है भले कि यार वो तो, या तीसरे बंदे को भी सोचना चाहिए कि यार वो फिर जिन्हें एफर्ट की थी उन्होंने तो अकेले हो। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि शहबाज शरीफ ये नहीं चाह रहे कि वो कोई दुनिया के ऊपर उनका नाम हो, या शहबाज शरीफ मुकाबला नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ के बारे में तो उनके अपने एक वजीर ने कह दिया था कि अगर कोई इख्लाफ हुआ तो वो घर चले जाएंगे फाइल उठा के, उन्होंने यही कहा था ना। तो शहबाज शरीफ के दिल में ये नहीं है, मगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अपने प्लान्स हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। 19 जून एक सुनहरी मौका है उन लॉन्ग टर्म प्लान के लिए अपने आप को लॉन्च करने का। और सदर ट्रंप अमेरिकी सदर बार बार नाम ले चुके हैं हमारे फील्ड मार्शल का, उनके साथ लंच कर चुके हैं, हर दफ़ा उनका नाम लेते हैं। मगर होगा क्या कि 19 जून को शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक पाकिस्तान टेलीविज़न के एक एंकर की तरह लाइमलाइट में होंगे और वो कंडक्ट करवा रहे होंगे इस मुआहदा, जो कि इब्तदाई मुआहदा जिसको हम कह रहे हैं, उसकी सेरेमनी को। वो जो लाइमलाइट है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट चुराना चाहती है शहबाज शरीफ से, क्योंकि उनकी ये राय है कि शहबाज शरीफ जितना भी लाइमलाइट में आ जाएँ रहेंगे तो वो शहबाज शरीफ ही ना, तो उन्होंने तो कुछ करना नहीं है। लेकिन जिनके प्लान्स हैं आगे इस पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, जो 28वीं तरमीम लाना चाह रहे हैं, जो बहुत सारे मामलात में रद्द-ओ-बदल करना चाह रहे हैं, रियासती ढांचा तब्दील करना चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है अपने आप को इंटरनेशनली 19 जून को लाइमलाइट में ला के अपने आप को पाकिस्तान का वाहिद एक डिसीजन मेकर इस्टेब्लिश करे। और उसके लिए ज़रूरी था कि नेशनल सिक्योरिटी के जो हुकाम हैं वो एक बैकग्राउंड मीटिंग के नाम पे सहाफ़ियों को, आलमी और नेशनल जो हैं, उनको एक ब्रीफ करे और उनको बताए कि फील्ड मार्शल साहब का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसमें कोई शक नहीं, कंट्रीब्यूशन उनका ज़्यादा है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि 19 जून को कौन लाइमलाइट चुरा रहा है। मेरे ख्याल में जितना कंट्रीब्यूशन हमारी फील्ड मार्शल का है, 19 जून को शहबाज शरीफ को उसके बावजूद भी ज़्यादा लाइमलाइट मिलनी है, क्योंकि वो एक प्राइम मिनिस्टर हैं और दुनिया जो है किसी भी मुअज़्ज़म मुल्क को प्राइम मिनिस्टर के थ्रू जानती है। वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट को देखती है, वो ये नहीं देखती कि ये डमी है, ये जाली है या क्या है, वो तो देखती है ये प्राइम मिनिस्टर है। तो इसलिए सारा झगड़ा जो है मैं समझता हूँ ये लाइमलाइट का है। क्रेडिट के हवाले से तो शायद बहुत सौ को पता है, क्योंकि फील्ड मार्शल जिन हुकूमतों के साथ खुद राब्ते करते रहे हैं सदूर के साथ, वो तो जानते हैं। लेकिन लाइमलाइट 19 जून की जो है वो एक इशू है जिसमें मेरा ये ख्याल है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की ये सोच है कि वो एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग वो कर रहे हैं उसके लिए अपने आप को लॉन्च करने के लिए। तो आपको लगता है कि सिर्फ ये 19 जून की लाइमलाइट की वजह से वावड़ा साहब ने आगे सारा कुछ किया? बिल्कुल। इसके पीछे कोई आईनी तरमीम का दावा या कोई और चीज़ या वो ऐसा कुछ नहीं? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, या इस सारे के अंदर रियलिटी नहीं है, सिर्फ प्रेशर डालना? नहीं, प्रेशर भी किसी वजह से डालना है ना। और अब 19 जून को अगर लाइमलाइट में अपने आप को लॉन्च करना है तो उसके वो लॉन्च भी तो किसी पर्पज़ के तहत करना है ना। तो इसका पर्पज़ सिर्फ ये तो नहीं है कि लाइमलाइट चुराना है, नहीं, इसका पर्पज़ ये भी है कि जब 19 जून के बाद इस्टेब्लिशमेंट इस पोजीशन में हो इंटरनेशनली कि दुनिया को ये महसूस हो और पता हो कि यहाँ पे फैसले जो है वो इस्टेब्लिशमेंट करती है, और अगर प्राइम मिनिस्टर को कुछ देर के लिए आगे पीछे भी कर दिया जाए या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई ताकतवर सदर भी आ जाए तो ये कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं होगी, कोई आइनी भूचाल नहीं होगा, ये एक रस्मी कार्रवाई होगी। पहले डिसीजन जो हैं एक ओहदे में बैठ के किए जा रहे थे, फिर वो ईवान सदर से होना शुरू हो सकते हैं। तो ये एक बेसिकली मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं जिसकी वजह से ये हंगामी बुनियादों पे सारी बैकग्राउंड ब्रीफिंग रखनी पड़ी अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। और आपने देखा होगा कि इससे पहले फैसल वाडा जो हैं, इससे पहले ये एक किस्म की वो वाइब्स आना शुरू हो गई थी मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर जो तज्जिए हो रहे थे कि जो इस्टेब्लिशमेंट है नून लीग से खुश नहीं है। 19 जून वाली बात आपको गरीदा फरूकी के ट्वीट से तो नहीं ये आपने पिक की? नहीं, ये उससे पहले मैं अपने ब्लॉग में भी ये बात सारी डिस्कस कर चुका था और उसमें पिक करने की तो कोई बात ही नहीं है। वो एक फैक्ट है कि जो टिकर्स बाहर आए ज़राए से उसमें शहबाज शरीफ का जिक्र नहीं था और जो ब्रीफिंग थी उसमें जिक्र था, लेकिन जो बाहर टिकर मुझे महसूस हुआ कि उनका जो ट्वीट है ना वो ट्वीट प्लस एक टॉन्ट है।
मेरा ये ख्याल है उन कि ज़राए को जिन्होंने उनको खबर दी। देखें, रीता ने एक और बड़ा इंकशाफ कर दिया है। उनकी ट्वीट से वाज़ेह हो गया है कि जो टिकट चलते हैं ज़राए से वो बेसिकली कहाँ से आते हैं। उन्होंने कहा कि वो टिकट जो भेजे गए, जो यहाँ पे फर्क आता है ना एक सहाफ़ी और नॉन सहाफ़ी ना साहब, कि सहाफ़ी जैसा भी होता है वो अपना सोर्स नहीं नजर आने लेकिन देता। उन्होंने बकायदा ये कहा है कि जो टिकट ज़राए से चलाए गए वो वहाँ से आए थे और उनमें शहबाज शरीफ का जिक्र नहीं है। तो ये देखिए, अब ज़राए भी सारे बेचारे शर्मसार ही होंगे। शर्मसार तो खैर नहीं होना, उन्होंने कहना ठीक है, पता भी चलना चाहिए। अच्छा, 19 जून की बात की, इमरान खान की तरफ जाने से पहले आज 17 जून है। 17 जून 2014 पति साहब सानिया मॉडल टाउन 2 खवातीन समेत 14 बंदे पुलिस की गोलियों का निशाना बने। कारकुनान थे अवामी तहरीक, जिनमें से एक खातून प्रेग्नेंट भी थी। उनकी बेटी बिस्मा तब से लेकर अब तक इंसाफ मांगती फिर रही है, ना अदालत को फैसला कर पा रही है, ना इवन के सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी साकिब निसार साहब की लाहौर रजिस्ट्री में ATC को कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करके फ़ैसले करें। और साकिब निसार साहब को गए हुए भी 8 साल हो गए, लेकिन अभी तक वो उस डायरेक्शन के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। एक तो इस चीज़ को देखें, वो उसके मुल्ज़िमान जिनको अवामी तहरीक ने कहा था कि ये हमारे मुल्ज़िमान है, ये पुलिस अफसरान, वो सारे तरक्कियाँ पाते हैं कि कोई रिटायर हो गए, कोई आला अहदों में चले गए, कोई कहाँ चले गए। आज डॉक्टर तरुल कादरी जो उस वक्त इनकलाबी लीडर थे, खुद कनाडा में और यूरोप में ठंडी हवाओं में फिर रहे हैं। कारकुनान बेचारे कोई माजूर हो गया उस आने में, कोई क्या हुआ, उनको चले माली इमदाद तो उनकी पार्टी कर रही है, मैंने चेक करवाया, वैसे उनको पढ़ाई के और बाकी अखराजात उनको दे रहे हैं। लेकिन जो उनके नज़रिए के पीछे खड़े होकर लोग लड़े, उनका दिफा कर रहे हैं, उनके घर पे हमला ना हो जाए, बाहर निकले, जो गए वो तो बेचारे वापस नहीं आ सकते। और डॉक्टर साहब ये वहाँ बैठे हुए, इनकलाब सारा ठंडा पड़ गया। तो इससे ये गुमान होता है कि शायद वो इनकलाब भी किसी इशारे के ऊपर आ रहा था। देखिए जी, इस्टेब्लिशमेंट का बुनियादी असूल है कि वो सियासी जमातों को, सियासतदानों को, लोगों को, मीडिया को, जजों को, वकीलों को टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देती है। चाहे वो PTI हो 2018 में, चाहे वो PDM और नून लीग हो अभी 2024 में, और पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो आप देखें तारुल कादरी हो। उस वक्त भी जो धरने हो रहे थे वो किसके कहने पे हो रहे थे? ठीक है, ये आसफ जरदारी के दौर में तारुल कादरी पहला धरना लेकर आए थे। जी जी, ठीक है, तो किसके कहने पे हो रहे थे वो? तो अब मसला ये है कि यहाँ पे सिर्फ सानिया मॉडल टाउन 17 जून वाला नहीं है, यहाँ पे 26 नवंबर का भी एक सानिया है। बिल्कुल। वहाँ पे जो गोलियाँ चली और जो मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन थी, 14 अफराद जो हैं गोलियों के से जाँ बहक हुए और अस्पताल के रिकॉर्ड से मैंने ये साबित किया। उसका क्या हुआ? तो जब इस्टेब्लिशमेंट, उसको ले चलने अभी 2 साल हो गए, इसको 14 साल हो गए, इसको 14 साल हो गए, सॉरी 12 साल। अब तो देखें ना, जब 26वीं तरमीम नहीं आई थी, 27वीं तरमीम नहीं आई थी, अगर उस वक्त इन मुकदमात का फ़ैसला नहीं हो सका तो अब 27वीं तरमीम के बाद कैसे हो सकता है? अब तो अदलिया का पहले से भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। अच्छा, इसमें फ़ैसला जो हुआ ना, ये आखिरी बात करके फिर आगे चलते हैं, उससे सियासी लोगों की हद तक हुआ कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, इन सारों को क्लीन चिट मिलेगी, अदालत ने बरी कर दिया। और उसके बाद अपीलें गई ऊपर, वो आज तक वो मामला उस पर कुछ ना लगी ना कुछ हुआ। इवन के जो एक नई GIT बनाने का पंजाब गवर्नमेंट ने, PTI की गवर्नमेंट आई, उन्होंने एक नई GIT बनाई, उस GIT को लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दे के आज तक काम से रोका। वो दोबारा वो केस ही नहीं लगा 2018 से लेके आए। देखिए, ये सारी सियासी जमातें जो है ना, अपने अपने अदवार हुकूमत में अदलिया को इस्तेमाल करती रही हैं। अब मैं अगर जनरल मुशर्रफ के केस को देखूं तो इमरान खान की हुकूमत थी, जनरल मुशर्रफ के वकीलों को एक को अटार्नी जनरल बना दिया, एक को लॉ मिनिस्टर बना दिया। उन्होंने एक जाली प्रोसिक्यूशन टीम बनाई जो बजाय के जनरल मुशर्रफ को बतौर मुल्ज़िम सज़ा दिलवाती, वो उसके हक़ में दलाइल देते रहे। और बाद में फ़रूक नसीम, लॉ मिनिस्टर, अटार्नी जनरल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे कि वकार सेठ का जो ट्राइब्यूनल का फैसला था वो गलत था। एक तो ये जालसाजियाँ जो हुकूमतें करती हैं अदालती प्रोसिक्यूशन तो अकरम शेख साहब मुकम्मल कर चुके थे ना, वो खाली वो मुशर्रफ के वकील ही। फिर नून लीग के खिलाफ जिस तरह हमारी अदालतें इस्तेमाल हुई पनामा के केस में, फिर आप उसके बाद देखें कि ये इमरान खान के खिलाफ आप जो इस्तेमाल हो रही है, तो इन सबको कौन इस्तेमाल करता रहा है? इन सबको हर दौर की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो यूज़ करती रही है ना। फिर एक और भी चीज़ देखें ना, तो कैसे जो है 26 नवंबर और 17 जून के जो मकतूलीन हैं उनको कैसे इंसाफ? सर ये एक पुतली तमाशा तो नहीं चल रहा ना कि ये ना कोई कह लें कि ना बालिग बच्चे हैं कि लोगों ने वर्गला के यूज़ कर लिए। ये भी जो ग्रोन अप है, 60-60 साल उम्र है, ये बच्चे तो नहीं है। देखिए, इनको नहीं पता हमने यूज़ होना नहीं होना। ये देखें, इस्तेमाल तो आम लोग होते हैं ना, कारकुन होते हैं, नौजवान होते हैं, शहीद हो जाते हैं, ख़ानदान उजड़ जाते हैं। ये जो लीडर हैं ये तो मुआवजा ले लेते हैं।
इनका क्या है? अब बैरिस्टर गौर को देख लें, पीटीआई के चेयरमैन है, शिकायत डाली हुई है 26 नवंबर के, आज तक बयान नहीं रिकॉर्ड आज तक बयान नहीं रिकॉर्ड करा सके और बहाने करते फिरते हैं। जब भी उनसे पूछो तो जी मेरी पार्टी जब वो कोई फैसला करेगी, तो भाई आप चेयरमैन हो, आपने अभी तक हाँ या ना में फैसला क्यों नहीं लिया? तो ये सारे मुआवजा लेते हैं, किसी इजलास कारकुनों की कुर्बानियों का मुआवजा उनके चंद लाख रुपए में दे दिला देते हैं, खुद ये इक़्तिदार लेते हैं मुआवजे में। अब आपने गौर साहब का जिक्र किया, तो इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकाला गया। पहले इतला आई कि जी अच्छा, ये पहली बार ऐसा हुआ कि इमरान खान साहब का काफ़िला अडयाला जेल से निकलता और ख़बर आ जाती है कि जी वो रवाना हो गए, वरना तो वो इलाज करा के वापस चले जाते हैं। तब हमेशा अगले दिन गौर साहब ट्वीट करते कि जी मुझे अभी बताया गया कि ये वो, तब सबको पता चलता है कि इलाज हुआ है, या उस वक्त पता चलता है जब टीम अडयाला जाती है। तो खान साहब के निकलने का आज तक पता नहीं चला था। इस बार कैसे हो गया कि वो जो काफ़िला दरवाज़े से बाहर हुआ, साथ खबरें आ गई, खबरें चल भी गई, और फिर बकौल कुछ लोगों के कि इतना मीडिया हाइप बन गई, लीडर पहुंचना शुरू हो गया कि रास्ते से वापस ले गए। फिर कुछ खबरें ही आई कि जी उनकी मुलाकात करवाई है किसी से, किसी हाजिर सर्विस साहब से उनकी मुलाकात हुई है। कुछ साफियों ने दावा किया कि बैरिस्टर गौर से मुलाकात हुई है, कुछ ने कहा कि सुहेल अफरीदी से हुई है। असद तूर साहब ने लेटेस्ट कहा है कि जी उनकी बैरिस्टर गौर से मुलाकात हुई है। तो ये वाकई अब अच्छा, उसके 2 दिन बाद उनका सची मुची वाले अस्पताल लाया गया, फिर तब कोई इतला नहीं आई किसी को। अगले दिन गौर साहब ट्वीट कर रहे हैं कि जी पता चला खान साहब को रात को लाए थे और इलाज कराया, ये किया वो किया। तो उस दिन ऐसा क्या था कि खबर खान साहब के निकलती जा रही होगी। देखें, ये जो बैरिस्टर गौर के साथ मुलाकातों या पीटीआई के चंद लोगों के साथ मुलाकातों की खबरें दी जाती हैं, प्लांट की जाती हैं, निकाली जाती हैं, उनके ख़ास मकसद होते हैं। और मकसद ये होता है कि बैरिस्टर गौर जैसे जो पीटीआई के अंदर सियासतदान हैं, जो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, उनकी बातों पे कारकुन यकीन नहीं करते, तो उनको थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी देना कि बज़ाहिर बैरिस्टर गौर तरदीद करेंगे, नहीं मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, ऐसे नहीं हुई, और शायद नहीं भी हुई, सच्ची बात है, लेकिन उन खबरों की वजह से लोग बैरिस्टर गौर के फिर बयानात को या उनकी हदायत को या इंस्ट्रक्शंस को अहमियत देना शुरू हो जाते हैं कि यार ये मान तो नहीं रहा मुलाकात हुई, लेकिन आप ये जो भी बात कर रहे हैं वो शायद इमरान खान के मशावरत से कर रहे हैं। तो पीटीआई की चंद लोगों की गिरती हुई साख को बहाल करने के लिए इस तरह के ड्रामे भी किए जाते हैं, ये खबरें प्लांट भी करवाई जाती हैं कि मुलाकात हो गई है। गौर साहब कहते हैं नहीं हुई, ये झूठ है, ये है, लेकिन वो एक किस्म का उनका एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि शायद मुलाकात हुई है और गौर साहब जो बात कर रहे हैं ये बेसिकली खान साहब की मर्जी से कर रहे हैं। अच्छा, तो अब गौर साहब से बातें फिर कुछ करवाई जाती हैं, इस तरह की खबरें करवा के ना कि मुलाकात हुई है, फिर गौर साहब से कुछ बातें कहलवाई जाती है, और उन बातों का अल्टीमेट मकसद ये होता है कि पीटीआई के कारकुन घरों में बैठें, रिलैक्स हों, पुरअमन रहें, हम कोशिशें कर रहे हैं, हम मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। अब देखिए ना, फिर ये खबरें चलाई जाती हैं कि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, फिर ये तासुर दिया जाता है कि शायद जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो इमरान खान की मर्ज़ी से हो रहे हैं, और फिर मुज़ाकरात में जो बयान सामने आता है पीटीआई की इस क़यादत का, उसकी भी अहमियत बढ़ जाती है। अच्छा, इस सारे में ना आज मेरी मुलाकात हुई सुबह के वक्त पीटीआई के एक सीनियर पार्लिमानी लीडर से, ठीक है, सेनेट से उनका ताल्लुक़ है। उनको मैंने कहा जी क्या चल रहा है? उन्होंने कहा यार देखो सच्ची बात है, कन्फ्यूजन है। मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान का 10 अरब वाला जो हक़ दिफा बहाल होना, अगर हम इसको SOP समझें, तो दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि एक वकालतनामा तक तो साला साइन नहीं हो रहा, और हम किस चीज़ को कहें कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इतना तो रिलीफ होता है ना, कम से कम वकालतनामा साइन हो जाए, केस का फैसला तब होना है जब केस दायर होना था। तो एक तरफ वकालतनामा भी साइन नहीं होता, हम ये एक्सट्रीम देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम रिलैक्सेशन भी देख रहे हैं। तो कहते हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं केड़े पासे जाऊँ, तो मंजी किसे डमा, किस बात को ठीक माने किसको ना माने। और वो कहते हैं कि मुझे बैरिस्टर गौर साहब अक्सर बता दिया करते थे, कोई ऐसी चीज़ अपडेट होती थी, तो अब कह रहे हैं 8-10 दिन से ना वो कुछ बता रहे हैं, और कहते नहीं मेरा आइडिया है कि शायद उनको भी पूरी बात का पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनके भी राब्ते कम हो गए और वो किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं उनके भी अब राब्ते काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, समझ नहीं आ रही कि मामला चल क्या रहा है। बस मैंने यही कहा ना कि इस तरह की खबरों से पीटीआई के जन लोगों की जो साख है उसको बहाल करने की कोशिश की जाती है कि आइंदा पार्टी के कारकुन उनकी बात को अहमियत दें। अच्छा, अब आखिर में नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बात करना बहुत ज़रूरी है, ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा की। उनके हवाले से मतीउल्लाह जान साहब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी 2 हफ्ते के अंदर फैसला करें, इनकी सज़ा मुअत्तली के हवाले से हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी। पहले तो हाई कोर्ट को अटेस्टेड कापी नहीं मिली, कॉपी मिली तो उन्होंने कहा अच्छा जी, फिर इस पर केस नोटिस किया, अगली तारीख रखी, उसके बाद आज तक केस नहीं लगा। 14 दिन गुजर गए। आज उस पर ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा ने अर्ली हेयरिंग फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि आपने जो चीज़ पेंडिंग रखी थी उसके ऊपर ज़रा हेयरिंग करें,
वो क्योंकि आपकी डायरेक्शन के ऊपर अमल नहीं हो रहा। आपको लगता है कि शायद वहीद साहब वाला जो बेंच है, जो अभी इस वक्त तो यहाँ नहीं है क्योंकि शायद वहीद साहब लाहौर में समाअत कर रहे हैं मुकदमात की आयशा मलिक साहिबा के साथ, अगले हफ्ते में या उससे अगले हफ्ते में कहीं किसी बेंच में वो लग सकता है, और लगेगा तो उसके अंदर फिर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, और अगर कुछ दोबारा से ऑर्डर करती है तो क्या फिर माना जाएगा या नहीं? क्योंकि आइनी अदालत जो सुप्रीम कोर्ट से बालातर अदालत है आइन के मौजूदा आइन के मुताबिक, वो कह चुकी है कि हाई कोर्ट को डायरेक्शन नहीं दी जा सकती। लेकिन जुल्करनैन जब ये 27वीं और 26वीं तरमीमें आ रही थी तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जैसे जजेस और इनके साथ कुछ वकला हमें ये बता रहे थे कि जो आइनी अदालत होगी वो कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं होगी, वो एक मतवाजी आइनी मामलात के ऊपर वो आला तरीन अदालत होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट दीगर मामलात के ऊपर आला तरीन अदालत होगी। और यही वजह थी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा था वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ रखा गया, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तय यही असूल हुआ फिर आइन के अंदर कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट का है अभी, और आइनी अदालत का जो सरबराह होगा, इन दोनों में से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो होगा जो सीनियर होगा। अब मसला ये है कि ये तो वन टाइम सीनियरिटी है सुप्रीम कोर्ट के बाद, इसके बाद तो जो भी वो आएगा बुनियादी तौर पे यही कोशिश होगी कि वो सीनियर तरीन होगा, ठीक है, तो वो आइनी अदालत का सरबराह होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये तो एक मामला था। तो अब चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ख़िलाफ़ आइनी अदालत में अपील तो नहीं की जा सकती, मगर कोई भी आइनी सवाल या कानूनी सवाल बना बनू के आइनी अदालत के सामने हुकूमत या कोई प्राइवेट आदमी ले जा सकता है। 175 जो सबका 184 है उसकी जुरिस्डिक्शन में आप जा सकते हैं, जुरिस्डिक्शन में आप जो है वो आइनी अदालत में आप जा सकते हैं। तो रेडियो पाकिस्तान की है एग्जैक्टली ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी का जो केस है हाई कोर्ट ने 4 जून को मुकर्रर किया समाअत के लिए, और 4 जून से पहले 3 जून को वो बगैर कोई वजह बताए वो केस खारिज कर दिया, डीलिस्ट कर दिया, समाअत की जो फहरिस्त होती है कॉज लिस्ट से निकाल दिया बगैर कोई वजह बताए, और आज तक वो दोबारा नहीं लगा। बिल्कुल। और फिर 4 जून को आइनी अदालत के जजों की तरफ से कुछ ऐसे डायलॉग बाजी की गई, मकालमाबाजी की गई, रिमार्क्स आए, ऑब्जर्वेशन आए कि जिससे ये जाहिर हो रहा था कि जैसे वो ईमान मज़ारी और हादी के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्न ऑर्डर दी थी उसको वो सरकमवेंट करना चाह रहे हैं या उसको वो सेट असाइड कर रहे हैं अमली तौर पे। प्रैक्टिकली उन्होंने ये किया, और ये कह के कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई हदायत नहीं दे सकती हाई कोर्ट्स को। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसमें लिखा था कि 2 हफ्तों के अंदर हाई कोर्ट इसको डिसाइड करे, तो सुप्रीम कोर्ट ये कोई हदायत नहीं दे रही 2 हफ्तों के अंदर, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि एज अ कर्टसी अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये इतना बड़ा मसला ही नहीं है। अब मुझे बताएं ना, सदाम मुअत्तली की दरख्वास्त पे एक नालायक से नालायक जज हाई कोर्ट का वो कितने घंटे में फैसला कर, कितने घंटे लगाएगा? इधर तो कई महीने हो गए वो टेकअप नहीं हो रही। नालायक से नालायक जज भी सदाम मुअत्तली की दरख्वास्त के ऊपर 1 दिन के अंदर फैसला कर सकता है दोनों फ्रीकैन को सुन के, लेकिन वो लगा ही नहीं रहे। इनकी 2 महीने होने में नहीं आ रही, इमरान खान की 1.5 साल से नहीं हो रही। अब ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह भी दिया कि 2 हफ्ते के अंदर करें, तो भाई अब तो 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है, आपकी अना को तस्कीन हो गया कि आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं माना, लेकिन आप खुद भी तो कुछ कर लेना, खुद तो कुछ अब एहसास होना चाहिए ना कि बंदे वकील हैं यार, आपकी काले कोर्ट वाले हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, जेल में पड़े हैं, और यहाँ पे जज जो हैं अपनी तनख्वाहें मुराद बढ़ा के जो हैं वो केस सुनने को तैयार नहीं है। अपने वकीलों का केस नहीं सुन रहे तो बाकी किसी के साथ क्या? दोनों को जेल में होते हुए इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है, अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इम्तिहान है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तहरीरी तौर पे ये फैसला दे दिया था कि भाई 2 हफ्ते के डिसाइड करें, वो नहीं हुआ, बल्कि लग ही नहीं रहा, बल्कि लग के डीलिस्ट हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट उन्होंने वो क्या करेंगे? साहब ने इतना सख्त जवाब दिया इसका, आपको अपडेट नहीं तो क्या मतलब? आपको पता ही नहीं कुछ। क्या जवाब दिया बताएं जी? उन्होंने सहाफियों को उठा के प्रेस रूम से बाहर निकाल दिया, बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया, बाहर ओपन एयर हम लोग बैठ के अब काम करते हैं। इससे ज़्यादा सख्त जवाब कोई हो सकता है? पंजाबी का मुहावरा ना, ठीक होते तू ते गुस्सा को मारते मतलब कि आप गिरे गधे से हैं और गुस्सा आपको मार पे उतार रहे हैं, और खुदा ना लो यार, अगर आपका टाइटल आपके कंधे पे रह गया है, फूल रह गए हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान के, ठीक है, तो आप वो फूल जो कंधे पे आपके लगाए हुए फीतियाँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की, तो उसका अख्तियार आपके साथियों पे चलता है कि कमरे से निकाल दिए, ये आपका अख्तियार रह गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान का। असल अख्तियार अब आएगा कि ईमान मज़ारी और हादी के फैसले के लिए 2 हफ्ते का जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा था
वो पूरा नहीं हुआ, हाई कोर्ट ने डिफाई किया सुप्रीम कोर्ट को। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अपनी सुप्रीम कोर्ट की इज्जत कैसे बचाते हैं, क्योंकि अपनी फीतियां तो बचा ली उन्होंने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल तो बचा लिया, लेकिन असल इम्तिहान अब है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई जो है वो इतनी बेबस है, लाचार है कि वो 2 वकील जेल में पड़े, उनके हवाले से वो हाई कोर्ट से कह रही है कि यार इनका फैसला कर दें, 2 हफ्ते में ना सही आप 2 दिनों में कर दें ना। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इतने ना लाएं तो आप 2 हफ्ते ना करें, आप 1 ही दिन में कर दें, कहेंगे नहीं हमने 2 हफ्ते का इंतजार नहीं किया, ये हमारा इख्तियार था, आप डिसमिस कर दें, डिसमिस कर दें। आपको ये तो किसी ने कहा उनको रिहा करें, इसीलिए नहीं लगा रहे कि उन्हें फिर डिसमिस करना पड़ेगा, वो करना भी चाहते हैं, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा, तो उससे बचने के लिए वो लगा ही नहीं रहे। वैसे आपको पता है इससे पहले भी याहिया साहब ने एक मौके पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। अच्छा, जब मंसूर अली शाह साहब और फुल कोर्ट ना होने पे और अतनुल्लाह साहब ने रिज़ाइन किया था ना 27वीं तरमीम होने पे, उस वक्त उन्होंने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। प्रेस रिलीज आई थी सुप्रीम कोर्ट से, आला सतही इजलास हुआ था और उसमें तय हुआ था कि तमाम अदालतों को जून जुलाई तक सोलर पे कन्वर्ट करना। बस ये ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो हमारे खून में रची बसी है, जो जिसका वो कहते हैं ना, जिसके वालिद मोहतरम जो हैं जो काम करते हैं ना, बच्चों में भी उसकी झलक ही नज़र आ जाती है। ये फाइलें उठा के इधर उधर करना, नोटिंग करना, मीटिंगें करना, इजलास करना, जो असल काम है जजों का इंसाफ देना, आइन को देखना, बुनियादी इंसानी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देना, वो तो किसी को परवाह ही नहीं है। सारे पेन पुशर्स हैं, सारे बाबूगिरी करते हैं, चाहे वो जज हैं चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में, सब बाबूगिरी लगे हुए हैं। जो हल्फ आइन के ऊपर उठाया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का होता है आपके पास, आप अपनी अदालत की इज्जत और वक़ार की हिफाजत करें, आप अपनी अदालत से इंसाफ दें लोगों को, ठीक है। आपने इधर लोग साइलिन के लेटने के लिए चारपाइयाँ बिछा दी हैं, ये फैसिलिटेशन सेंटर, तो आप उनके मुकदमों का ही क्यों नहीं फैसला कर देते? वो क्यों नहीं यहाँ पे आके आपकी चारपाइयों पे लेटना पड़ता है फैसिलिटेशन सेंटर में, कुर्सियों पे बैठ के जी एयर कंडीशन लगा दी है, तो भाई आप उन्हें इंसाफ देना। वो कोई एयर कंडीशन तापने के लिए तो यहाँ पे नहीं आते ना सुप्रीम कोर्ट में, वो इंसाफ लेने के लिए आते हैं। तो आप वही बाबूगिरियों वाला काम शुरू किए हुए कि वाशरूम ठीक करा दिए, लाइटें ठीक करा दी, पेंट करवा दिया, इफ्तिताह करा दिए, तख्तियाँ लगा दी, ये काम रह गया चीफ जस्टिस। आपको पता है जब ये फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह हुआ, जिस साइल से इफ्तिताह करवाया था वो उसी दिन उसके केस की समाअत भी थी, अंदर से निकला, हमने उससे पूछा भी क्या बना, आज तो बड़ा इफ्तिताह किया था, केस का क्या कहते खारिज हो गया। वो बेचारा कह रहे मेरे ज़मीन का केस तो खारिज कर दिया। ऐसे तो आपने भी फीते काटे थे याहिया अफरीदी साहब के साथ सर। देखिए जिस पे मैंने फीता काटा था वो अभी तक बरकरार है, वो फतह नहीं हो सका। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।